Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Okay, so I was getting many queries related to this chapter, so I have just covered a video on it. I have covered important notes related to this chapter, that is production of crops. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इसमें पहला है फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस एक सिंपल लैंग्वेज में मैं ये पूरा चैप्टर आपको कराऊंगी सो दैट आपका हर एक पॉइंट कवर हो जाए, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए. फोटोसिंथेसिस सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं. ठीक है, और किस किस चीज़ का यूज़ करके वो खाना बनाते हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये वो मेन चीज़ है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं. चलिए अब एक बार डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ शुगर. फाइन. चलिए नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड कमर्शियल पर्पज सच एज मेडिसिन एंड फाइबर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर बेसिकली है खेती करना. ठीक है, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हर चीज़ की खेती होती है. खाने खाने के क्रॉप्स उगाने की भी खेती होती है, बेचने के लिए भी क्रॉप्स उगाते हैं आप, उसकी भी खेती होती है, दवाइयों की भी होती है, फाइबर्स की भी होती है. तो जो पूरी खेती है वो क्या बोलते हैं आपकी? एग्रीकल्चर. खुद के खाने के लिए उगाएं आप, या फिर कमर्शियल पर्पज़, या फिर आप बेचने के लिए उगाएं. ठीक है, चलिए ये इस पूरे वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. मतलब आपके बेसिकली पूरा अगर आप ये चैप्टर भी पढ़ लेंगे, पूरा ये नोट्स कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा. हर चीज़ शॉर्ट एंड सिंपल रखी है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए. चलिए, क्रॉप क्या होता है? प्लांट ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन एट द सेम प्लेस इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड क्रॉप. ठीक है, सेम तरह के क्रॉप्स हैं, सेम तरह के प्लांट हैं जो आप एक खेत में उगाते हैं, एक जगह उगाते हैं सेम प्लेस पे. ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रॉप बोला जाता है. तो क्या है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एट द सेम प्लेस इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड क्रॉप. अब देखिए दो तरीके के क्रॉप्स हैं आपके यहाँ पे. फूड क्रॉप्स हैं और कैश क्रॉप, या फिर कैश क्रॉप को और क्या बोलते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स. ठीक, फूड क्रॉप्स वो होते हैं जो आप अपने खाने के लिए उगाते हैं. बेसिकली जो खाने के लिए उगाए जाते हैं उन्हें फूड क्रॉप बोलते हैं. और कमर्शियल या फिर कैश क्रॉप वो होते हैं जो हम बेचने के लिए उगाते हैं. जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया. गन्ना हम बेसिकली बेचने के लिए ही उगाया जाता है. ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है? फूड क्रॉप है. डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर प्रोवाइडिंग फूड. ठीक है, खाने के लिए जो उगाए जाते हैं, बेसिकली वीट, मेज, राइस आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. और कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस. ठीक है, कमर्शियल पर्पस यानी जो बेचने के लिए उगाए जाते हैं. जैसे आपका जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया. ये बेसिकली किस लिए उगाए जाते हैं? बेचने के लिए उगाए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए उगाए जाते हैं. चलिए अब आते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप. कितने तरीके के क्रॉप्स होते हैं? तो आपके 3 तरीके के क्रॉप्स होते हैं. खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जेड क्रॉप. अब आपके क्वेश्चंस में क्या आता है? डिफ्रेंशिएट करने में आ जाता है, एग्जांपल्स आ जाते हैं, कब उगाए जाते हैं और कब इनकी हार्वेस्ट मतलब होता है कब ये काटे जाते हैं, कब इनकी कटाई होती है. ठीक है, तो आप ये भी लिख के आ जाएंगे तो मोर देन सफिशेंट है अपने एग्ज़ाम में. ये खारिफ क्रॉप को और क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप बोलते हैं. और इनमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है. जैसे चावल है, चावल को उगाने के लिए, चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. रबी क्रॉप है आपके, उन्हें विंटर क्रॉप बोलते हैं. और जेड क्रॉप है आपके समर क्रॉप. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके गर्मियों के क्रॉप हैं, ये सर्दियों के क्रॉप हैं, और ये आपके समर क्रॉप हैं. इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे आपका खरबूजा हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, कुकुम्बर हो गए. ये सब आपको इसी सीज़न में मिलेंगे, गर्मियों के सीज़न में. ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले. और वीट, बार्ले, ग्राम ये हैं आपके रबी क्रॉप में. और राइस, मेज, ज्वार, बाजरा ये हैं आपके खारिफ क्रॉप में. अब कब से कब होता है इनका सीज़न? जुलाई टू अक्टूबर, इनका अक्टूबर टू फरवरी, और इनका मार्च टू जून. ये एग्जाम्पल्स हैं, फ़ोटो के साथ मैंने कवर किए हैं सो दैट आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए. ओके, नेक्स्ट आपका आता है इस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड टेक्निक. देखो खेती करने के लिए उसमें अलग अलग चीज़ें और अलग अलग प्रोसेस इंक्लूड होती हैं. आप पूरा प्लग करते हैं पहले एक फील्ड को, एक खेत को. ठीक है, प्लग करना बेसिकली हिंदी में बोलते हैं जोतना. खेत को जोता जाता है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर पानी दिया जाता है. तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है हर चीज़ की, हार्वेस्ट करना ये सब. तो वो जो प्रोसेसेस हैं आपकी, सारी प्रैक्टिस हैं, उनको बोल देते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस.
अब देख लेते हैं एक बार क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन इंक्लूड डिफरेंट प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स सच एज क्या है, सोइंग सीड्स यानी बीज उगाना, इरिगेशन यानी पानी देना, हार्वेस्टिंग यानी काटना, और स्टोरिंग मतलब जो है आपका क्रॉप उसको स्टोर करना। ओके, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली, बीज को उगाना, ठीक है, दैट इज बाय लैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग विच इन्वॉल्व द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड ऑन द फील्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि हाथ से आप बीज डालते हैं ना, बीज उगाते हैं पूरे खेत में, वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं उसको। अब ये देखो, ये एग्रीकल्चर पूरी प्रैक्टिसेस हैं आपकी, होपफुली आपको अच्छे से अब देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। पहले ये देखिए, पहले मिट्टी तैयार की जा रही है बीज उगाने के लिए, पूरे उसे खेत को तैयार किया जा रहा है, फिर उसमें देखो यहाँ पे सोइंग यानी बीज डाले जा रहे हैं, यहाँ पे मैन्योर या फर्टिलाइज़र, बेसिकली हिंदी में हम उसको खाद बोलते हैं, खाद डाला जा रहा है पेड़ों में, और यहाँ पे आपकी इरिगेशन है, फिर उसे पानी दिया जा रहा है। देखो, पहले मिट्टी तैयार करी, फिर बीज डाला, फिर उसमें फर्टिलाइज़र डाले, मैन्योर डाला, उसके बाद इरिगेशन। ओके, जब आपका पूरा हो गया, पूरी फसल वगैरह कट गई है आपकी सब कुछ, तो फिर उसको स्टोर किया गया है, कहाँ पे स्टोर करना है, फिर उसमें से थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग प्रोसेस क्या होती है हम आगे भी कवर करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि बीज निकालना, ठीक है, जैसे गेहूँ होता है, चावल होता है, तो चावल में से चावल का दाना निकालना और छिलके अलग करना। फिर ये हार्वेस्टिंग है आपकी, ठीक है, और ये आपकी वीडिंग प्रोसेस होती है कि जो अनवांटेड पेड़ पौधे होते हैं, जैसे घास जम जाती है या कुछ और जंगली पौधे जम जाते हैं, तो उनको अपनी खेती में से अलग करना, उसको बोल देते हैं वीडिंग। ठीक है, चलिए अगला देखो, टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल्स। मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और अच्छा बनाना कैसे बनाया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स है। सबसे पहले आपकी आती है फैलो फील्ड। फैलो फील्ड क्या होती है, इट इज़ अ लैंड दैट द अ फार्मर प्लग बट डज नॉट कल्टिवेट फॉर मोर वन और मोर सीजन टू अलाउ द फील्ड टू बिकम मोर फर्टाइल अगेन बिकॉज यूजिंग द सॉइल ओवर एंड ओवर अगेन। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि जो किसान होता है वो अपने खेत को प्लग करता है, यानी पूरा जोतता है, जोतने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। बेसिकली एक या एक से ज़्यादा सीज़न के लिए भी ये वाला जो लैंड होता है इसको खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, अपनी फर्टिलिटी दोबारा गेन कर ले। यानी जो क्रॉप लगाया गया था उसने सारा न्यूट्रिशन ले लिया उसका, अब न्यूट्रिएंट वापस लाने के लिए उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता है, ताकि पूरी फर्टिलिटी वो क्या है अपनी रीगेन कर ले, ताकि दोबारा सॉइल दोबारा जो प्लांट उगाया जाएगा उसे फिर न्यूट्रिएंट मिल जाए। ओके, तो ये था आपकी फैलो फील्ड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड बेसिकली टू प्रिजर्व द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे पहले अभी मैंने एक क्रॉप लगाया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्रॉप लगा दिया, मतलब ये वाला क्रॉप नहीं लगाया मैंने, जब नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट टाइम पे जब मैंने उस फील्ड पे कोई क्रॉप लगाया है तो फिर मैंने दूसरा क्रॉप लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम लगाया है तो तीसरा अलग तरीके का क्रॉप लगा दिया। मतलब मैं बदल बदल के उस पर फार्मिंग कर रही हूँ, बदल बदल के क्रॉप लगा रही हूँ। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, अगर एक ही तरीके का क्रॉप लगाया जाएगा तो वो जो न्यूट्रिएंट वो प्लांट लेता होगा वो तो सारे ले लेगा, फिर उस मिट्टी में वो चीज़ बचेगी ही नहीं, वो न्यूट्रिएंट बचेगा ही नहीं। इसलिए अलग अलग तरीके के प्लांट, अलग अलग तरीके की क्रॉप लगाए जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पूरी गायब ना हो जाए। ठीक, तो क्रॉप रोटेशन मेक द सॉइल मोर फर्टाइल बनाता है एज लिग्मस फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल। ठीक है, वीड्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। वीड्स मैंने आपको बता दिया, जो अनवांटेड पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, बेसिकली पौधे जैसे घास हो गए, आपकी जंगली पौधे हो गए जो आपकी खेती में क्रॉप में उग जाते हैं, वो फीड्स होते हैं। तो ये किससे क्रॉप रोटेशन और किससे बचाता है, आपका अनवांटेड वीड से बचाता है, डिजीज होने से बचाता है, फेस्ट बाय ब्रेकिंग देयर लाइफ साइकिल। ओके, और इट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर इन द ड्राउट और डिजीज़। चलिए, मल्टीपल क्रॉपिंग होती है कि आप एक ही पेड़, एक ही खेत पे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगा रहे हैं। जैसे आप इसमें फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कैबेज लग रही है, कैबेज के बगल में ही उन्होंने मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कई तरीके के मिलेंगे, यहाँ पे आपके ये आलू लग रहे हैं, पोटैटो लग रहे हैं आपके, यहाँ पे गोभी भी लग रही है, यहाँ पे गाजर भी लग रही है, यहाँ पे लहसन भी है, लहसन प्याज भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक अलग तरीके का। तो ये होती है मल्टीपल क्रॉपिंग, कि आप एक ही ज़मीन पे कई तरीके के क्रॉप्स यानी फसल उगाते हैं। ओके, तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम एरिया। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ क्रॉपिंग।
टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग कौन सी होती है? दो तरीके की आपकी क्रॉपिंग होती है। कौन सी होती है? रिले क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग। ये मैं आगे बताती हूँ आपको, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए, ये है आपकी रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने ये वाला पेड़ लगाया, इसके साथ आपने कुछ टाइम बाद एक और लगा दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखो एक साथ करते जा रहे हैं, एक पौधा इसका लगाया, फिर दूसरा पौधा इसका है, फिर उसका, फिर उसका, फिर एट लास्ट आपने क्या देखा कि धीरे धीरे ये इसकी खेती तो पूरी कंप्लीट हो गई है, अब किसकी खेती स्टार्ट हो गई? इसकी। मतलब दोनों चीज़ आपकी प्री प्लान्ड होती जा रही है, दोनों चीज़ आपकी एक साथ चलती जा रही है। जब तक इसकी खेती खत्म होगी तब तक आपकी इसकी खेती शुरू हो जाएगी। ये होता है आपका रिले क्रॉपिंग में। फिर आता है आपका डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग में क्या होता है कि आपने ये वाला पौधा लगाया, फिर आपने बीच में इसकी क्रॉपिंग कर ली है, फिर आपने फिर से वो वाला उसकी खेती स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये होता है आपका डबल क्रॉपिंग में। चलिए एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड इवन बिफोर द फर्स्ट क्रॉप इज हार्वेस्टेड। पहले क्रॉप के कटने से पहले ही दूसरा क्रॉप लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है, उगाना स्टार्ट कर दिया। ये है रिले क्रॉपिंग में, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट है डबल क्रॉपिंग में। वन क्रॉप इज रेज्ड आफ्टर द ग्रोइंग सीजन फॉर द प्रीवियस क्रॉप इज एंडेड, ठीक है। तो ये है आपका डबल क्रॉपिंग। ये देखिए रिले क्रॉपिंग में एक क्रॉप आपका कटा नहीं है कि दूसरे की हार्वेस्टिंग हमने स्टार्ट कर दी है साथ के साथ, और ये है आपकी डबल क्रॉपिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्या है, सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके MCQs फॉर्म में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए सीरियल्स हैं। सीरियल्स में क्या क्या आते हैं आपके? वीट, बार्ले, राइस, ये सीरियल्स की कैटेगरी है। पल्सेस में आपके बीन्स हो गए, पीस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए आपके, रूट्स हो गए आपके, ट्यूबर हो गए आपके, ट्यूबर क्रॉप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका? MCQ फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। पूछ लेगा कि सीरियल में ये इंक्लूडेड होते हैं, इनमें से एक दे दिया, ग्राम बताइए किस में इंक्लूड होता है, या फिर क्या ग्राम सीरियल्स में इंक्लूडेड होता है, तो वो आपको नज़र में रखना है। चलिए फाइबर क्रॉप्स हो गए आपके, जूट, कॉटन एंड एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट देखिए आपके इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इरिगेशन। इरिगेशन होता है खेती में पानी देना। किस तरीके से खेती को पानी लगता है वो आपकी पूरा प्रोसीजर आता है इरिगेशन में। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप प्लांट इन द फील्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट बी मीन्स ऑफ कैनाल्स। कैसे? कैनाल से दिया आपने, वेल से दिया है या फिर रिजर्वियर से दिया है, इसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ये जो दोनों मेथड है आपकी मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन की, क्या है, कैसे होता है? देखो स्प्रिंकल होता है, फुहारे की तरह पानी दिया जाता है पेड़ों में, और ये होता है ड्रिप इरिगेशन, जहाँ पेड़ की जड़ है सिर्फ वहीं पे जाके आपका ये पानी गिरेगा और नहीं। इससे क्या होता है? बेसिकली पानी की वेस्टेज भी कम होती है, ठीक है। ये देखिए ये तरीके हैं आपके, ये आपका स्प्रिंकल मेथड हो गया, ये ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, ठीक है। ये कैनाल्स का भी दिखाया है आपको, वेल्स का भी है, सब कुछ है। चलिए नेक्स्ट है आपका वीडिंग। वीडिंग मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडिंग क्या होती है कि आपकी फसल में से अनवांटेड पेड़ पौधे, अनवांटेड घास जो हो जाती है, अनवांटेड होती है, ग्रास होगी आपके या जंगली पेड़ पौधे हो गए, उनको अलग करना। जिससे क्या होता है, देखो इसकी मतलब लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो। आपने ये क्रॉप उगाया, सपोज ये प्याज लग रही है, यहाँ पे प्याज के साथ साथ घास भी लग रही है, तो जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट होंगे वो प्याज भी लेगी और घास भी लेगी। अगर हम उस घास को निकाल देंगे तो सारे न्यूट्रिएंट किस में जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्याज में, और फिर ऊपर से कोई डिजीज़ भी नहीं लगेगी, कोई बैक्टीरिया भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वीडिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने इस में से किस में, प्याज में से क्या निकाल दिया है? ये अनवांटेड घास निकाल दी है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। क्या है? वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट कॉल वीड्स फ्रॉम द फील्ड दैट कम्पीट विद द क्रॉप्स। ओके हार्वेस्टिंग होती है काटना, फसल को काटना बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ये देखो यहाँ पे फसल की कटाई हो रही है, ठीक है, ये मशीन के थ्रू हो रही है और ये यहाँ पे हाथ से काट रहे हैं, तो ये होती है हार्वेस्टिंग। थ्रेशिंग होती है चलिए थ्रेशिंग होती है द क्रॉप नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम खाफ। खाफ से ग्रेन को, ये देखिए ये गेहूं है, गेहूं में के इसमें से ये गेहूं का दाना यानी ग्रेन को अलग किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये झाड़ झाड़ के ऐसे मार मार के इसको अलग करें। ये जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरे ग्रेन्स गिरे हुए हैं, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस होती है आपकी थ्रेशिंग। फिर विनोइंग होती है। विनोइंग होते हैं हवा की प्रोसेस से आप क्या करते हैं कि जितना हस्क होता है, जितना ख़राब होता है चीज़, वो क्या होती है, हवा से सारी बह के बाहर को चली जाती है, ठीक है। और जो सीड्स होते हैं वो आपको नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी ये देखो आपके यहाँ पे सीड्स इकट्ठे हो गए हैं, पूरा ग्रेन आपका इकट्ठा हो गया, बाकी जो फालतू का था वो हवा के साथ उड़ गया है। तो विनोइंग इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम इट्स स्काफ। चलिए
अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिजायरेबल क्वालिटी सीड्स टू ऑब्टेन सीड्स विच कंटेन द क्वालिटी ऑफ बोथ द पेरेंट प्लांट। बेसिकली क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इसमें आप दो तरीके के प्लांट्स को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी वेराइटीज़ को मिला के एक नई तरीके का पेड़ बनाते हैं या नई तरीके की वेराइटी बनाते हैं, जिसमें क्या होता है उन दोनों की क्वालिटीज़ मिक्स होती हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? एक तो ये भी इसलिए भी है कि बेटर उसकी क्रॉप की जो फील्ड हो जाती है वो बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ऊपर से डिजीज़ फ्री भी होता है। इनमें ये जो क्रॉप होते हैं ये ख़राब होने के इनके कम चांसेस होते हैं। चलिए ओके, अब ये कुछ डिजीज़ेज मेंशन है आपकी बुक में। कौन कौन सी डिजीज़ है? बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, फंगी से कौन सी डिजीज़ होती है, और वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है। ये आपके वन वर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन, MCQ फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो फंगी से क्या है? रस्ट एंड स्मट हो जाए, ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर सम एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स भी हैं। विल्ट इज़ अ डिजीज़ दैट रिजल्ट इन ब्लॉकेज ऑफ बैक्टीरियल अजाइलम इन टिश्यू, ठीक है। और कौन कौन से हो गए आपके? मोसैक हो गया, एंड लीफ कर्ल्स आर प्लांट्स सम एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिजीज इन प्लांट्स। चलिए ये आपकी डिजीजेस थी। ओके, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका आता है इस चैप्टर में, वो है मेन्योर और फर्टिलाइज़र का। ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको अच्छे से पढ़ना ही है। चलिए मेन्योर क्या होता है? देखो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। मेन्योर और फर्टिलाइज़र में जो देसी खाद होता है, एनिमल वेस्ट से बनता है। जैसे गोबर हो गया, गोबर को बहुत टाइम तक इकट्ठे करके रखा तो वो एक खाद बन जाता है। तो वो किस में डाला जाता है? ज़मीन में, फसल में डाला जाता है। तो जो देसी खाद होता है जो एनिमल वेस्ट से बनता है उसे बोलते हैं मेन्योर। और जो कंपनीज बनाती हैं, फैक्ट्रीज़ में बनता है फर्टिलाइज़र, केमिकल के यूज़ से बनता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र। ये था आपका देसी लैंग्वेज में। अब एक बार पढ़ लेते हैं। मेन्योर इज़ ऑब्टेन बाय डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, विच इज़ एडेड टू इंक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी। और फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। चलिए फिर ये पूरा कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए, और प्रोवाइड क्या है? इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल और इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। इट एब्जॉर्व स्लोली बाय प्लांट्स, ये धीरे धीरे एब्जॉर्व करते हैं, और ऑब्वियसली फर्टिलाइजर केमिकल है तो वो एकदम से एब्जॉर्व कर लेता है। फिर मेन्योर, इट इज़ नॉट वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट और एक्सट्रीमली रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो बहुत जल्दी प्लांट्स इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर मेन्योर हो गया, इट डज नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली देसी चीज़ है तो देसी चीज़ कौन सा कोई पॉल्यूशन हो गया या कोई साइड इफेक्ट देने वाली है। लेकिन फर्टिलाइजर में इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन इफ़ यूज्ड इन एन एक्सेस अमाउंट। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज़ कर लेते हो तो ये आपका क्रॉप ख़राब भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल ऑन लार्ज स्केल। पशुपालन सुना है आप लोगों ने? पशुपालन, जहाँ ज़्यादा पशु पाले जाते हैं। किस लिए? जैसे गाय, बहुत सारी गाय पाली है, किस लिए पाली गई हैं? दूध के लिए पाली गई हैं, ठीक है। मुर्गियाँ पाली गई हैं, अंडे देने के लिए पाली गई हैं। तो ये क्या है पूरा आपका? इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। चलिए अब आते हैं आपके इसमें नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऊपर मेन्योर वाला हो गया आपका, मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र, और एक हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। ये दो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में। नाइट्रोजन साइकिल समझ लेते हैं। देखो मैंने बहुत बुक्स से बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल वे में इसको डाला है ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। नाइट्रोजन साइकिल है, द नाइट्रोजन साइकिल, ओके यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, सॉरी। नाइट्रोजन साइकिल इज अ रिपीटिंग साइकिल ऑफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच नाइट्रोजन मूव थ्रू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन कैसे मूव करती है? किसमें? लिविंग एंड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में। एटमॉस्फेयर से कैसे सॉइल में आती है, सॉइल से कैसे प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स से कैसे फिर एनिमल्स के पास जाती है, एनिमल्स से फिर वापस कैसे वो दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती है। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है या आपको ये नहीं याद हो रही है डेफिनेशन, तो आप सिंपल से ये 2 लाइनों वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। चलिए क्या है? द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स एंड देन रिटर्न बैक टू एटमॉस्फेयर। सिंपल, कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से प्लांट्स ने यूज़ करी, एनिमल्स ने यूज़ करी, फिर उसके बाद वापस वो कैसे दोबारा किस में चलेगी? एटमॉस्फेयर में चलेगी। ये प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं?
चलिए स्टेप्स देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया, आपका डीके हो गया, नाइट्रोजन असाइमुलेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया एंड डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। चलिए अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, बिकॉज अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो ज़्यादा वेटेज वाला मार्क्स वाला जो क्वेश्चन हो सकता है वो नाइट्रोजन साइकिल से ही रिलेटेड हो सकता है। तो अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से सॉइल में नाइट्रोजन है। अब सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, ठीक है। अब वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर प्लांट उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। डायरेक्टली नहीं करते हैं। प्रोसेस क्या है? सिंपल समझो, हवा से नाइट्रोजन आई है, ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन आई है। अब सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको प्लांट्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम। ठीक है, ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन असिमिलेशन क्या होता है? The process of converting inorganic nitrate into organic compound by the plants is called nitrogen assimilation। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है आपका? चलिए क्या है कि नाइट्रोजन, देखो, नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट, अब देखो मैंने ऊपर आपको प्रोसेस बताई थी कि प्लांट्स जो नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं जिसको राइजोबियम कन्वर्ट करता है किस में? नाइट्रेट में। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स लेते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन असिमिलेशन। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल and convert them into organic compound like protein which are used by them। okay, so the process of converting inorganic nitrate into organic compound by the plants is called nitrogen assimilation। चलिए, अमोनिफिकेशन क्या होता है? अमोनिफिकेशन इज रिलीज ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमीनो एसिड ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल। नाइट्रोजन वापस एयर में कैसे जाएगी? प्रोसेस तो नाइट्रोजन साइकिल ये होती है कि एटमॉस्फेयर से आई है सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स एनिमल हो गया, फिर वापस वो किस में चली जाती है? नाइट्रोजन में। कैसे जाती है वो वापस नाइट्रोजन में? जब आपका प्लांट या वेस्ट, मतलब बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जैसे प्लांट एनिमल कोई मर गया है, ठीक है, एनिमल मर गया है आपका, या फिर प्लांट का जो वेस्ट होता है, मतलब बेसिकली उसकी प्लांट की लाइफ ख़त्म हो गई है, पत्ते झड़ गए, टूट गए, बिगड़ गया है, जो भी है, तो वो वापस किस में गिरता है? ज़मीन पे गिरता है। अब ज़मीन से उसके अंदर ऑब्वियसली नाइट्रोजन होगी, तो वो नाइट्रोजन फिर किस में कन्वर्ट होती है? मतलब वो जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन होती है वो फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस को बाहर निकल के वो किस में? एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। तो क्या है? अमोनिफिकेशन इज रिलीज ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमीनो एसिड ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब समझ में आ गया? मतलब बेसिकली नाइट्रोजन इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल। दिस हैपन्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई। ओके, जब मर जाते हैं एंड देयर डेड रिमेन गेट कन्वर्टेड टू, और उनका जो मरा हुआ वाला पोर्शन बचा है, मतलब जो उनका वेस्ट बचा है, डेड रिमेन गेट, वो कन्वर्ट होता है किसमें? अमीनो एंड अदर अमोनिक कंपाउंड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमीनो और रिड्यूस नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। ठीक है, और क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अमीनो इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। कौन सी प्रोसेस है जिसमें आपका अमीनो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट में, और फिर उसके बाद किस में? नाइट्रेट में। चलिए, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। अब ये गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये देखो यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया है? नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट से किस में कन्वर्ट किया है? नाइट्रोजन गैस में। इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है आपका। ये देखो, ये है आपकी पूरी नाइट्रोजन साइकिल। ये आई है, ये राइजोबियम, इसको राइजोबियम देखो, राइजोबियम कन्वर्ट कर रहा है
ताकि प्लांट्स इसको क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके। यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, ये नाइट्रेट में ये डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया है, देखो, ठीक है। तो ये अमोनिफिकेशन होगी, आपकी नाइट्रेट होगी। ये होती है पूरी प्रोसेस आपकी नाइट्रोजन साइकिल। चलिए, अब इसमें आपके इसमें लास्ट टॉपिक दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री देखो, अलग द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, ये तो हम बस बता चुके हैं आपको, पशुपालन। अब ये अलग अलग के ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर आते हैं, जैसे जो मुर्गियों की खेती करते हैं, सॉरी मुर्गियों की खेती नहीं होती, मुर्गियों को जो पालते हैं, ठीक है, किस लिए पालते हैं, मीट के लिए हो या फिर बेसिकली एग के लिए, तो वो एग रेवोल्यूशन, इसमें रेवोल्यूशंस भी आते हैं, वो आपके इसमें कवर्ड नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे पेसिकल्चर है, पिसिकल्चर है आपका। तो पिसिकल्चर किसके लिए होता है, जो मछलियाँ वगैरह पालते हैं, फिश पालते हैं, उनके लिए क्या क्या होता है, उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है आपका, जैसे जो फ्रूट्स हैं, आपने फ्रूट्स के बाग देखे होंगे बहुत बड़े, जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, जिनका सब्जियों का काम है, फ्रूट्स का काम है, फ्लावर का काम है, तो ये सारा किस में कवर होता है, आपका हॉर्टिकल्चर में कवर होता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जो एनिमल प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो जो एनिमल्स की करते हैं, किस लिए करते हैं, कैटल, बफेलो, दूध के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री में कवर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में फ़िलहाल सिर्फ फिशरीज़ यानी पिसिकल्चर का मेंशन है, और आपका इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अदर्स भी इंपॉर्टेंट है। एक एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर भी बता देती हूँ मैं आपको। एपीकल्चर होता है जो हनी के लिए होता है, ठीक है। एपीकल्चर होता है वो हनी बीज के लिए होता है, मतलब हनी किस लिए, बीज किस लिए पाली जाती हैं, मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए। तो जो वो शहद बनाने के लिए जो वो काम करते हैं, जो मक्खियाँ पालते हैं, उसको बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। तो ये थे आपका चैप्टर 1, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, और इसमें हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप अगर बुक से भी नहीं पढ़ रहे हैं या अपनी नोटबुक से भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ये नोट्स भी पढ़ के चले जाएंगे तो बिल्कुल सही है, आपका सब कुछ मोर देन सफिशेंट है ये। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको और किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ये चैप्टर में ये टॉपिक कवर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है, आप जैसे भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है इन नोट्स की या फिर समझने की, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।